प्रिय विद्यार्थियों, हम करंट अफेयर में प्रतियोगिता दर्पण का मई अंक कवर कर रहे हैं। अप्रैल तक के अंक का वीडियो देखकर आप नोट्स बना चुके होंगे, ऐसी अपेक्षा है। मई अंक के इस वीडियो में भी हम प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे, मुख्य परीक्षा के पॉइंट्स भी कवर करेंगे और साथ ही साक्षात्कार से भी जुड़ी बातें आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। बहुत जल्दी पीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी आने वाला है, जिसके लिए सभी प्रतिभागियों को अग्रिम शुभकामनाएं। तो पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रम की चर्चा पर जाते हैं। हो सकता है आपको अक्षरों को देखने में समस्या हो रही होगी, कुछ प्रिंट क्लियर नहीं है, पर ये वीडियो के साथ आपको इस पत्रिका का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मेरे उपलब्ध हो जाएगा। आप सुनिए और सुन करके लिखने का प्रयास कीजिए। घटनाक्रम में मैं दूसरे घटनाक्रम पर जा रहा हूं, पहले को छोड़कर। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी। आप इससे पहले पिछले अंक में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने हेलीकॉप्टर से पहले विमान में भी उड़ान भरी और उनसे पहले पहले राष्ट्रपति के रूप में किसने उड़ान भरी, ऐसा सब आपको मैंने बताया था। ये चीजें फिर से एक बार यहाँ पर रिपीट होंगी, सुनिएगा ध्यान से। जैसलमेर स्थित पोखरण फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना ने आधुनिक युद्ध क्षमता एवं तत्परता का प्रदर्शन अभ्यास वायु शक्ति के नाम से किया। राफेल, सुखोई, तेजस व मिराज सहित भारतीय वायुसेना के उन्नत विमानों से वायु से जमीन पर मार करने वाले निर्देशित बमों और मिसाइलों का लक्ष्य निर्धारण प्रयोग किया गया। अब यहाँ पर काम की बात क्या है कि राष्ट्रपति जी ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। बस एक प्रचंड, प्रचंड क्या है, एक छोटा प्रश्न बन सकता है पुराने पैटर्न में। प्रचंड क्या है? भारतीय वायुसेना का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। एक छोटा फैक्ट आप इस पूरे घटनाक्रम से याद रखें। नेक्स्ट है ओमान तक समुद्री यात्रा के पश्चात, ये काफी रोचक घटनाक्रम है। ओमान तक समुद्री यात्रा के पश्चात भारतीय नौसेना के नौकायन पोत INSV कौंडिन्य की सुरक्षित वापसी। तो जो पुराना पैटर्न होता था कि जब लकड़ी के तख्तों से, नारियल की रस्सी की मदद से पाल वाले नाव बनाए जाते थे और उस नाव के माध्यम से हम विदेश व्यापार करते थे, चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात लें, चाहे दक्षिण के राज्यों की आप बात लें, तो उस तकनीक को आज फिर से नौकायन पोत के माध्यम से जीवित करके भारतीय नौसेना के कमांडर लोग कहां तक पहुंचे हैं? ओमान तक समुद्री यात्रा किए हैं। तो इसमें एक शब्द फिर आ रहा है, कौंडिन्य। कौंडिन्य क्या है? कौंडिन्य हमारा नौकायन पोत है और नाम आपको थोड़ा सा उलझा हुआ सा लग रहा है, तो निश्चित रूप से इस नाम का भी कुछ ना कुछ क्या होगा? इतिहास होगा। ओके। गुजरात में समान नागरिक संहिता पर विधेयक विधानसभा द्वारा पारित। काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन जैसे मामलों में सभी के लिए समान नियम लागू करने के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक गुजरात विधानसभा ने पारित किया। विधानसभा द्वारा पारित UCC विधेयक पर यह पंक्तियां लिखे जाने तक राज्यपाल की अनुमति लंबित है। स्वतंत्रता के पश्चात इस आशय का कानून बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। तो ये दिमाग में आपके रहे कि देश का पहला राज्य जिसने UCC विधेयक बनाया उत्तराखंड, और उसके बाद कहाँ ये पारित हो रहा है? तो ये कहाँ पारित हो रहा है? अब दूसरे राज्य में, गुजरात में ये पारित होने की प्रक्रिया के तहत UCC पर कार्य चल रहा है। अनुसूचित जाति के किसी हिंदू, सिख अथवा बौद्ध द्वारा कोई अन्य धर्म अपनाने से SC का दर्जा समाप्त। यद्यपि ये परीक्षा में पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन भारत के जागरूक नागरिक होने के नाते आप जानते रहें कि धर्मांतरण और धर्मांतरण के बावजूद आरक्षण का लाभ लेना, इस तरीके का कार्य जो होते रहता है, खासकर ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं वो अपना धर्म ईसाई और जाति SC इत्यादि लिख करके लाभ लेना चाहते हैं, तो उसी पर रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बड़ा निर्णय है कि ये जो कैटेगरी है अनुसूचित जाति की, वो हिंदू, सिख और बौद्ध के अलावा किसी अन्य धर्म में नहीं है। तो अन्य धर्म में जाने के बाद व्यक्ति आरक्षण का हकदार नहीं रहेगा। एक और छोटा घटनाक्रम है, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के पश्चात अब बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते। इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। आप पिछला वीडियो यदि ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा। कूनो का अभ्यारण्य मैंने आपको पहले भी बताया है और
चीतों के बारे में हमने चर्चा भी की है कि चीते भारत से विलुप्त हो गए थे, लेकिन हम उनको वापस क्या कर रहे हैं, भारत में ला करके उनकी विलुप्ति की समस्या से बाहर उबर रहे हैं। और इसमें हमारी प्रधानमंत्री की भी रुचि रही है, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। तो छोटी छोटी खबरें हैं, जिस अंक में छोटी खबरें रहती हैं वहां पर हमको छोटी खबरों को ही पढ़ करके अपने आप को जल्दी से समय बचा करके आगे बढ़ना रहता है। जहां आपका ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता होगी उस खबर पर, उस न्यूज पर मैं आपको ज्यादा कंसंट्रेट कराऊंगा। ईरान पर अमेरिका व इजराइल के हमले से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल, ये एक ऐसा समाचार है जिसे हमें बहुत गंभीरता से तैयार करना है। हमारी निबंध की भी बुक है पटेल ट्यूटोरियल से, जिसकी मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। उसमें इस पूरे संकट पर एक लेख दिया गया है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा उस निबंध को। और उस बुक को भी आप देख सकते हैं, जो बुक आपके लिए हम लोग लाए हैं। मैं बार बार उसकी चर्चा कर रहा हूं। ये मुख्य परीक्षा के निबंध के लिए तो अभी तक की मेरी पढ़ी गई किताबों में से सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है, जिसका नाम समसामयिकी दर्पण है। इसको मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी अब इसके बाद जो मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करके इंटरव्यू में जाएंगे, तो वन लाइनर फैक्ट के रूप में उनको इंटरव्यू से कौन कौन सी बातें पता चल सकती हैं, उसको पढ़ने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। और ये जो मुद्दा है इराक और अमेरिका और इजराइल वाला, उस मुद्दे को मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी बुक से पूरे निबंध के रूप में बताऊंगा कि इस संकट का भारत पर और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और ये संकट मुख्य परीक्षा में आया भी, इसका प्रभाव आएगा करके मैंने अपने निबंध के वीडियो में जिक्र किया था। आप यदि ध्यान से देखते होंगे तो, और अभी भी ये प्रासंगिक बना हुआ है इंटरव्यू इत्यादि की दृष्टि से। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के युवा नेता बालेंद्र शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री। तो केवल नाम याद रख सकते हैं, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने, बालेंद्र शाह। फिर एक अच्छी खबर है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, उसको आप याद रखें। दो हिस्सों में बट करके मैं बता रहा हूं, पहले छोटे रूप में उसको हम लेते हैं। इस खबर का छोटा शीर्षक क्या है भाई, छोटा शीर्षक देखिए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की मुलाकात का एक क्या आया हुआ है, चित्र आया हुआ है। अब इधर बड़ी खबर पर जाइए, दोनों का कुछ कनेक्शन होगा कि नहीं थोड़ी देर में आप समझेंगे। 11वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में संपन्न। अब देखिए, रायसीना डायलॉग होते रहता है भारत में। ये रायसीना डायलॉग पहले क्या मायने रखता था, आज क्या मायने रख रहा है, और इस डायलॉग में कही गई बातें भारत को विश्व राजनीतिक परिदृश्य में किस स्तर पर पहुंचा रही हैं, आप इस न्यूज को सुनेंगे तो समझेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में 11वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में 5 से 7 मार्च 2026 को संपन्न हुआ। 110 देशों के लगभग 2700 प्रतिभागी, जिनमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, शासन प्रमुख, उद्योगपति, शिक्षाविद, पत्रकार और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ आदि शामिल थे, विश्व के समक्ष विद्यमान राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर मंथन के लिए उपस्थित थे। इस रायसीना डायलॉग में फिनलैंड के राष्ट्रपति, देखिए उस चित्र का यहां से कनेक्शन, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब इस वर्ष इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के साथ साथ उद्घाटन सत्र में प्रमुख वक्ता थे। अब देखिए, वो उद्घाटन सत्र के प्रमुख वक्ता हो गए फिनलैंड के स्टब जी, लेकिन उन्होंने कहा क्या और इस सम्मेलन से हमने हासिल क्या किया, ये और गंभीरता से आपको समझने की जरूरत है। इस वर्ष इस सम्मेलन का थीम संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति था। 5 मार्च को सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। 5 मार्च को रायसीना संवाद के उद्घाटन समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेते हुए फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब ने इस बात पर बल दिया कि पश्चिमी प्रभुत्व वाला युग अब समाप्त हो रहा है, तो वैश्विक राजनीति में नया परिदृश्य, एक पश्चिमी प्रभुत्व का परिदृश्य है, वेस्टर्न कंट्रीज, खुद फिनलैंड वेस्टर्न कंट्री है। वैसे आप जानते होंगे फिनलैंड से लेकर के नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, में आपसे बात क्या करूं, आप समझदार हैं, पीएससी के प्रतिभागी हैं। तो एक तरफ कभी विश्व राजनीति पर, विश्व अर्थव्यवस्था पर पश्चिमी देशों का प्रभुत्व रहा,
अभी अमेरिका का भी प्रभुत्व की बात आती है, कभी और किसी के प्रभुत्व की बात आती है। तो पश्चिमी प्रभुत्व वाला युग अब समाप्त हो रहा है तथा भविष्य की दिशा अब ग्लोबल साउथ तय करेगा। तो ग्लोबल साउथ में तो हम ही हैं, क्योंकि उसके पास ही अब जनसांख्यिकी एवं आर्थिक शक्ति है। उन्होंने कहा कि अगली विश्व व्यवस्था तय करने में भारत एक निर्णायक शक्ति होगा। देखिए, विश्व हमारी आर्थिक शक्ति को स्वीकार कर रहा है, हम अपनी जनसंख्या को अपनी संख्या बल में परिवर्तित करने की दिशा में बढ़ चुके हैं, इसको विश्व स्वीकार कर रहा है, विपक्ष चाहे कुछ भी कहे। उन्होंने सुझाव दिया कि जिस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सेंट फ्रांसिस्को मूवमेंट आया था, वैसे ही विश्व को अब एक दिल्ली मूवमेंट की जरूरत है। तो ऐसे लेख और इन लेखों से जो बातें आती हैं वो आपको निबंध में जरूर उपयोग करना रहता है। जब आप आईआर पर निबंध लिखेंगे या इंटरव्यू में जब भी कोई आपको इंडिया के संदर्भ में कुछ भी प्रश्न करेगा, तो आप यदि रायसीना डायलॉग के माध्यम से बात करेंगे, फिनलैंड के राष्ट्रपति के उद्बोधन को सामने रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी बातों में अधिक वजन पैदा होगा। वीटो पावर को लेकर के बात होती है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता को लेकर के बात होती है। तो देखिए, स्टब जी ने ही कहा कि भारत के नेतृत्व में विश्व के नेता मिलकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार करें। वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता बताते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का उन्होंने भरपूर समर्थन किया। वीटो पावर पर तीखे सवाल करते हुए भी उन्होंने कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए। तो ये सारी बातें आप याद रखें। और रायसीना डायलॉग एक अपेक्षा तो कम है कि मुख्य परीक्षा में यहां से जाकर के निबंध पूछेगा, पर निबंध के अन्य मुद्दों में रायसीना डायलॉग्स की बातें आप उपयोग कर सकते हैं। क्या है रायसीना डायलॉग? भू राजनीतिक व भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत की पहल पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसका पहला आयोजन 2016 में किया गया था। यह एक ऐसा बहुउद्देशीय सम्मेलन है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के नीति निर्माता, निर्णयकर्ता, उच्चाधिकारी, राजनेता, पत्रकार एवं उद्योग व्यापार जगत के प्रतिनिधि एक मंच पर अपने विचार रखते हैं। जर्मनी की म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन तथा सिंगापुर के सांग्रीला संवाद का ये समकक्ष माना जाता है। एक अच्छा प्रयास है भारत का। ठीक, आगे देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा। तो कनाडा के साथ हमारे संबंध खट्टे मीठे रहे, अभी संबंधों को कनाडा सुधारना चाह रहा है। और संबंध किसने खराब किया था, आप मुझे कमेंट करके बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप करंट अफेयर को ध्यान से पढ़ते हैं। अभी कार्नी बन गए हैं, मार्क कार्नी, और इनके पहले जो कनाडा की सरकार थी और उसके जो प्रमुख थे, उन्हीं का नाम मैं जानना चाह रहा हूं, जिनके समय कनाडा और भारत के संबंध बिगड़े थे और उसके लिए जिम्मेदार कनाडा के वही शासनाध्यक्ष थे जिनका नाम मैं आपको कमेंट करके बताने को कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम कनाडा के साथ संबंध सुधारने की दिशा में बढ़ रहे हैं और हमसे संबंध अच्छे रखने की आवश्यकता कनाडा महसूस कर रहा है, ये अच्छी बात है। हथियारों की खरीद में भारत का विश्व में यूक्रेन के पश्चात दूसरा स्थान बरकरार। यद्यपि एक अच्छा समाचार नहीं है, लेकिन याद रखें ये हमारी आवश्यकता है, हमारी मजबूरी है। जब तक हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे देश रहेंगे तब तक तो हमारे लिए हथियारों की खरीदी एक मजबूरी बनी रहेगी। हाँ, हम हथियारों के दिशा में आत्मनिर्भर बने, हमारे वैज्ञानिक इसके लिए कार्य कर रहे हैं। हम हथियार आयातक से हथियार निर्यातक देश भी बन सकते हैं। और वैसे दुनिया में तो हथियारों की दौड़, हथियारों का अंधानुकरण बंद होना चाहिए, निशस्त्रीकरण कहीं खो सा गया है वर्तमान परिदृश्य में। यूएनओ अपनी भूमिका निभा ही नहीं पा रहा है। ये सब पर भी आप एक निबंध बना सकते हैं। ओके, तो इतना आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में इस अंक में मिला। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य को मैंने आपके लिए पढ़ा है, पर आपको अभी इस सेक्शन से, इस अंक से कोई बहुत अच्छे आंकड़े रिसीव नहीं करने हैं। सामान्य सी बातें दी गई हैं, आप इसे छोड़ दें फिलहाल, तो आपका एक काम आसान हुआ। हाँ, एक खबर है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 147 देशों में 116वां स्थान। तो हैप्पीनेस इंडेक्स, कभी हम जब छोटे बच्चे मतलब जब मैं खुद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता था तो इस तरह के इंडेक्स पे मेरा बड़ा ही क्या रहता था, विश्वास रहता था। आजकल विश्वास भी उठ गया है, क्योंकि ये हैप्पीनेस इंडेक्स, चलो भारत को 146 देशों में
116वां स्थान दे रहा है। लेकिन दुख क्या होता है कि इस वर्ष की रिपोर्ट में खुशहाली के मामले में भारत के पड़ोसी देशों में चीन, नेपाल और पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर बताई गई है। तब तो हम इस इंडेक्स की ही विश्वसनीयता को प्रश्न चिन्ह में ला सकते हैं। हमारा भी हक बनता है कि किसी भी इंडेक्स को हम पूर्णतः सही क्यों माने, पर कोई बात नहीं, प्रश्न आने की संभावना नहीं है। आप जाने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का स्थान क्या है, 116वां। और एक सिंपल सा प्रश्न तो जरूर आएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन सा देश रहा? तो फिनलैंड इसके लिए सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। और इसकी तो परंपरा है फिनलैंड की इस जगह पर आने की, और फिनलैंड के शासनाध्यक्ष भारत आकर के भारत की तारीफ कर रहे हैं, और हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड ऊपर जा रहा है। सारी बातें बहुत अच्छी हैं, आप भी समझें। युद्ध के साथ साथ आर्थिक संकट से जूझ रहे ईरान में 1-1 करोड़ रियाल के करेंसी नोट जारी। तो ये तो बहुत खतरनाक स्थिति होती है ना, जब मुद्रास्फीति अपने चरम पर पहुंचती है तो ट्रकों में भर करके नोट पहुंचते हैं। अब ये 1 करोड़ का रियाल का करेंसी नोट जारी कर रहा है ईरान। आप इससे समझ सकते हैं कि मुद्रास्फीति कितनी खतरनाक है। जितना बड़ा नोट रहेगा उतनी बड़ी मुद्रास्फीति। तो 1 करोड़ रियाल मतलब समझ रहे हैं, 1 करोड़ का एक नोट। क्या स्थिति हो गई उस देश की मुद्रा की? हाँ, कम से कम अभी केबीसी में आया था, 3 देशों के शासनाध्यक्षों का कल ही फोटो दिखाकर पूछ रहे थे कि इनके संदर्भ में मुद्रा को लेकर के कॉमन क्या है। तो अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, और उन सब की कॉमन मुद्रा थी डॉलर। तो ऐसा जीएस आप जानते रहते हैं तो कहीं न कहीं वो काम आता है। रियाल कहाँ की मुद्रा है? ईरान की, और ईरान वैसे भी बहुत अधिक चर्चा में है। आर्थिक परिदृश्य में इस अंक में आपके लिए इतनी ही बातें काम की मिली हैं। जिस अंक में आर्थिक परिदृश्य में और गंभीर बातें आपके लिए मिलेंगी, मैं आर्थिक परिदृश्य पर और अधिक विस्तार से चर्चा करूंगा। इसके बाद स्पोर्ट्स और पुरस्कार सम्मान वाली बातें आती हैं, जिस पर भी हम चर्चा करते हैं। एक पुरस्कार है स्पोर्ट्स में, क्रिकेट के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बीसीसीआई के नमन पुरस्कार। तो इस न्यूज को ध्यान से पढ़िएगा। क्रिकेट में चमकते सितारों को ही याद रखें, ये जरूरी नहीं रहता। प्रश्न में सही जोड़े बनाव करके पूछा जाता है और भी कुछ पूछा जाता है, तो उसमें उन खिलाड़ियों का नाम रहता है जो किसी न किसी कारण से चर्चित रहते हैं, पर हमारा ध्यान उस तक नहीं जाता। इस न्यूज को ध्यान से पढ़िए, मैं आपको बोल रहा हूं, इसको पूरा लिखिए जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय क्रिकेटरों के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के वर्ष 2024-25 के नमन पुरस्कारों का वितरण नई दिल्ली में किया गया। नमन पुरस्कार किस फील्ड से संबंधित है? क्रिकेट। नमन पुरस्कार दे कौन रही है? बीसीसीआई। उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ साथ बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट्स। अब बीसीसीआई का घरेलू टूर्नामेंट, इन ट्रॉफियों का नाम आपकी जुबान में हमेशा रहे, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर्स को भी पुरस्कार इस समारोह में दिया गया। इस वर्ष के नमन पुरस्कार वितरण समारोह में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 जीतने वाली सीनियर पुरुष टीम, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने वाली सीनियर महिला टीम, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 जीतने वाली पुरुष अंडर 19 टीम, और आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2025 जीतने वाली महिला अंडर 19 टीम को भी सम्मानित किया गया। हमको तो इफेक्ट ही ज्यादा लगने लगा, पर ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। हम वर्ल्ड लेवल की कौन कौन सी प्रतियोगिताओं का शीर्ष पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, ये रट लीजिएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025, विश्व कप 2020, 2026, इसकी लिस्टिंग कीजिए। अब व्यक्तिगत नामों पर चलिए। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष का पुरस्कार चित्र में आप देख करके पहचान जाएंगे किनको दिया गया है? शुभमन गिल। ठीक, नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। शुभमन गिल हमारी क्रिकेट की दुनिया का अब एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। भारतीय क्रिकेट में उत्कृष्ट सेवा को मान्यता देने वाला बीसीसीआई का सर्वोच्च सम्मान कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये भी बड़ा है। जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार चर्चा में रहता है, अब आगे कभी ये पुरस्कार भी चर्चा में रह सकता है।
भारतीय क्रिकेट में उत्कृष्ट सेवा को मान्यता देने वाला बीसीसीआई का सर्वोच्च सम्मान कर्नल सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को संयुक्त रूप से दिया गया। रोजर बिन्नी का नाम भी जो क्रिकेट से इंटरेस्टेड व्यक्ति हो जानता होगा, नहीं जानता होगा तो जरूर बताए क्यों मैं इस नाम को इतना महत्वपूर्ण बोल रहा हूं। राहुल द्रविड़ का नाम तो आप जानते ही होंगे, अभी भी वो चर्चा में रहते हैं। रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। महिला, अब सी.के. नायडू कौन है ये भी जानिएगा। सी.के. नायडू ट्रॉफी होती है, तो आपका बिल्कुल होमवर्क बनता है। मुख्य परीक्षा के निबंध में सुनील गावस्कर पर आ चुका है 60 नोट्स या फुल क्वेश्चन। सी.के. नायडू भी बड़े प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं क्रिकेट की दुनिया के, तभी तो उनके नाम से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये किसे मिला? रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को संयुक्त रूप से। महिला क्रिकेट में असाधारण योगदान के लिए बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज को मिला। तो मिताली राज, रोजर बिन्नी, राहुल द्रविड़, है ना। और फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बीसीसीआई के द्वारा शुभमन गिल, महिला में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना। इतने नाम तो थोड़े बड़े ही नाम हुए। और देखिए, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पदार्पण पुरुषों में हर्षित राणा, जरूर नाम याद रखें। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पदार्पण महिला में एन.श्री चरणी, बिल्कुल याद रखें। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला स्मृति मंधाना। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा। घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ अंपायर उल्लास गांधी। बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर का पुरस्कार लाला अमरनाथ पुरस्कार हर्ष दुबे। तो इस तरह से काफी समाचार इस सेक्शन से आपको मिले, जिनको आपको लिख करके कवर करना है। तो ऑस्कर पुरस्कार के बारे में मुझको बताने की जरूरत तो है नहीं, किसे ऑस्कर पुरस्कार मिला ये याद रखना है। तो एक दो फिल्में हमेशा बहुत ज्यादा चर्चित हो जाती हैं। तो देखिए, इस वर्ष सर्वाधिक 6 पुरस्कार पॉल थॉमस एंडरसन द्वारा निर्देशित फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, फिल्म का नाम याद रखें, वन बैटल आफ्टर अनदर। जबकि रायल कुगलर द्वारा निर्देशित सिनर्स ने दूसरे स्थान पर 4 ऑस्कर, और भी कुछ नाम दिए गए हैं। तो मैं उन पूरे नामों को न लेकर के सूची में आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा, और इस सूची से आप समझ जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। तो इस साल सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर किसे मिला? वन बैटल आफ्टर अनदर। और इसके निर्देशक कौन है? पॉल थॉमस एंडरसन। और इसके बाद की बातें हमारे पास धीरे धीरे आएंगी, कुछ चीजें यहां से गायब हो गई हैं। तो मैं इसको याद तो करना नहीं चाहता, आपको मैं बार बार बता रहा हूं, याद करके मुझको क्या मिलेगा। अलग से ऑस्कर अवार्ड पर मैं आपके लिए फिर से चर्चा कर लूंगा। बीच का पेज यहां से क्या हो गया है, किसी कारण से उपस्थित नहीं है। इसके बाद साहित्य का एक पुरस्कार यहां पर आ रहा है, देखिए, बिरला पुरस्कार, व्यास पुरस्कार और बिहारी पुरस्कार। ज्ञानपीठ के बाद के बिरला फाउंडेशन देता है कौन कौन से पुरस्कार? व्यास, बिहारी और साथ में सरस्वती पुरस्कार। ठीक है, तो सरस्वती पुरस्कारों की भी घोषणा हुई होगी। 2025 का ये सम्मान किसे मिला है? बंगला साहित्यकार राम कुमार मुखोपाध्याय को। कई बार सरस्वती पुरस्कार सम्मानित पाने वाले साहित्यकार का नाम पूछा जा चुका है। सरस्वती पुरस्कार 2025 किसे मिला? बंगला साहित्यकार राम कुमार मुखोपाध्याय को। नाम याद रहेगा दिमाग में, राम कुमार मुखोपाध्याय को। बाकी चीजें फिर आपके काम की नहीं हैं, इसलिए क्या करते हैं, छोड़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी जीती है ममता कालिया। यद्यपि ये लेखन की दुनिया का जाना पहचाना नाम है, पर नए बच्चे यदि आप लोग नहीं जानते होंगे तो याद रखें, हिंदी भाषा के लिए ममता कालिया ने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। और उनके संस्मरण का नाम क्या था? जीते जी इलाहाबाद। जीते जी इलाहाबाद किसकी रचना है? तो जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया की रचना है। अब स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ बातें, और फिर ये अंक भी समाप्त होगा। और याद रखें, सारे अंकों को एक बार पढ़ने के बाद हम एक वार्षिक समरी तैयार करेंगे।
वार्षिक समरी आपके लिए अलग तरीके से तैयार की जाएगी जिसमें कोई भी बात छुट्टी होगी, तो आप कवर करते चले। महत्वपूर्ण चीजें वार्षिक समरी में फिर आएंगी। भारत के लक्ष्य सेन अब स्पोर्ट्स गतिविधियां दूसरी बार ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटनशिप खिताब से चूक गए, कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है। उसके बाद एक बहुत प्यारी खबर है, क्रिकेट से जुड़ी हुई है, रणजी ट्रॉफी से जुड़ी हुई है। क्यों प्यारी खबर हो जाती है? जम्मू कश्मीर की टीम ने पहली बार जीती रणजी ट्रॉफी। क्यों महत्वपूर्ण हो जा रही भाई, मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूं? क्योंकि जम्मू कश्मीर को हम देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। धारा 370 हटा दी गई है और भी बहुत से कार्य किए गए हैं, और ये जम्मू कश्मीर के देश से जुड़ाव का एक प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर की टीम रणजी ट्रॉफी जीत रही है और अपनी क्षमता से जीत रही है भाई, स्कोर करके जीत रही है। ऐसा नहीं कि हम उसको क्या कर रहे हैं, ऐसी जिता दे रहे हैं। पारस डोगरा की कप्तानी वाली जम्मू कश्मीर टीम ने डी.आर. बेंद्रे क्रिकेट स्टेडियम हुबली में खेले गए फाइनल मैच में पहली पारी में 584 का स्कोर बनाया। ध्यान से इस न्यूज को पढ़ सकते हैं, ज्यादा ना विस्तार से बताकर मैं कह रहा हूं कि रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर की इस टीम के कैप्टन कौन थे? पारस डोगरा। भारत की अरुंधति फरवरी 2026 के लिए आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई। फरवरी 2026 में भारत ऑस्ट्रेलिया टी20 में महिला टी20 में शानदार गेंदबाजी के लिए अरुंधति रेड्डी को आईसीसी ने अपने मासिक पुरस्कारों के तहत फरवरी 2026 यानी केवल उस मंथ की फरवरी 2026 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित किया। अरुंधति रेड्डी किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, और क्रिकेट में भी किस विधा से संबंधित है? तो बॉलिंग, ये आप जाने। मुंबई के आरव डेंगला और गुवाहाटी के मयंक चक्रवर्ती भारत के 93 और 94 नंबर के क्या बने? ग्रैंड मास्टर। जिनको शतरंज में रुचि है, जो शतरंज को अपनी हॉबी भरेंगे इंटरव्यू में, उनके लिए इस तरह की चीजें याद रहनी चाहिए, या जो स्पोर्ट्स की हॉबी रखते हैं उनसे भी विस्तार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्वीडिश और अमेरिकी पोल वाल्टर अरमांड डुप्लांटिस, जिनको मुंडो डुप्लांटिस के नाम से भी जाना जाता है, वो पोल वाल्ट में 15वीं बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो आप ज्यादा कुछ ना जाने, मुंडो डुप्लांटिस या अरमांड डुप्लांटिस का संबंध किस खेल से है ये याद रख लें, पोल वाल्टिंग से संबंधित हैं। इंडियन वेल्स ओपन, यद्यपि ये टेनिस की प्रतियोगिता, आपको इस प्रतियोगिता को तो याद नहीं रखनी है। टेनिस में मैं आपको बार बार बोलता हूँ, लॉन टेनिस में आपको 4 प्रतियोगिताओं को याद रखना है। कौन कौन सी 4 प्रतियोगिताओं को? पहले क्रम पे जनवरी में होने वाली ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फिर जून में फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद विंबलडन, और फिर अंतिम में अमेरिकी ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं को ही मुख्य रूप से याद रखना है, या भारत के किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन। चर्चा के लिए फिर भी बता रहा हूं कि इंडियन वेल्स ओपन, इसके पुरुष एकल के विजेता हैं यानिक सिनर। आजकल तो केबीसी में भी नाम पूछा जा रहा है कि कौन सा टेनिस का प्लेयर किस खेल से, किस देश से जुड़ा है। तो यानिक सिनर कहाँ के प्लेयर हैं? इटली के हैं। और वैसी महिला एकल की विजेता रही हैं आर्याना सबालेंका, ये भी नाम बहुचर्चित है, बेलारूस की ये महिला लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इतना पढ़ने के बाद आप मई अंक के प्रतियोगिता दर्पण के प्रति अपने कर्तव्य के पहले राउंड से मुक्त हो गए। अधिक सूचनाएं इस अंक में नहीं मिली, कोई बात नहीं। मार्च अंक में बहुत सी सूचनाएं थी, आप उसे दोहराइए। अप्रैल अंक की बातों को याद कीजिए, और अगले अंक में हम बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। एक लंबा अंतराल आ गया था हमारे आपके बीच जुड़ाव में, फिर भी हम 5 महीने के प्रतियोगिता दर्पण को कवर करने में सफल हो गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। उम्मीद है आप नोट्स बनाएंगे। जो क्लासरूम में मुझसे पढ़ रहे हैं वो नोट्स बनाकर चेक कराते ही हैं। ऑनलाइन के विद्यार्थी भी इस करंट अफेयर को नियमित रूप से पढ़ना जारी रखें। छत्तीसगढ़ में भी हम करंट अफेयर लाने का बहुत जल्द प्रयास करेंगे।